सर आप बहुत विख्यात हैं और हम सर थोड़े से कुख्यात हैं सवाल पूछने के मामले में। गुड, नाइस। अब आज आप मेरा एनकाउंटर कर दीजिए। तो क्या आनंद मिश्रा ऑन कैमरा ये बात कबूल करेंगे कि वो आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे? जीता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। तो मैं सर्वदलीय मानसिकता से चलता हूँ। मेरा विचारधारा गेरुआ है। मणिपुर हिंसा एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा कांड कहिए जिसमें पूरे देश की नज़र थी, उसकी जांच के लिए एक SIT बनती है, आपका नाम उसमें जाता है, जांच करना होता है, जांच रिपोर्ट तैयार नहीं होती, आप इस्तीफा दे देते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है और ये एक प्रोसेस है। सरकार में कहीं तो कुछ, मैं तो SP के पोस्ट से भी आता तो वो भी कहते हैं आप गैर जिम्मेदार, इसी तो पोस्ट पे रहता ही मैं। नहीं, आपने एक सीट तो बर्बाद कर दी ना। नहीं, एक लड़का आपकी जगह पे होता, 13 हो सकता है 60 सालों नौकरी करता। अच्छा आप बताइए, ऐसे कितने सारे ऑफिसर्स हो, ये बताइए, है ना? कितने सारे तो हैं जो UPSC एग्जाम देते हैं, अगले साल छोड़ के दूसरी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आपसे मौका मिला पूछने के लिए। हाँ, और आप दिख रहे हैं सबके सामने। यू आर राइट। बिहार क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे जब आप इतिहास उठा के देखते हैं तो 70 साल में 42 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं आपके। तो मुझे ये समझ आता है यहाँ सिर्फ पॉलिटिकिंग हो रहा है। पॉलिटिक्स एक अपने में अंत हो गया है। पॉलिटिक्स इज जस्ट अ मीन्स फॉर समथिंग। किसी को आना पड़ेगा। चूंकि अब राजनीति में आ गए हैं तो आपको लेकर तमाम सियासी चर्चाएं भी होंगी। तो जो आप अपने आप को बक्सर का बेटा बता रहे हैं, तो एक चर्चा ये भी है कि आनंद मिश्रा तो आरा के बेटे हैं, लेकिन बक्सर चूंकि ब्राह्मण बहुल सीट है, वहाँ से ब्राह्मण चुनाव जीतते हैं, ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं। तो आप मुझे आरा पोस्ट कर दीजिए, मैं आरा से टिकट दीजिए, मैं आरा से लड़ दूंगा। मैं कब बोला कि मैं जाति धर्म पे कर रहा हूँ? जो पार्टी का झंडा लेके बचपन से चल रहा है, 18 साल की उम्र से बड़े नेताओं का झोला ढो रहा है, रैलियों में चाय पिला रहा है, और एक आनंद मिश्रा अचानक से आए, कोई हीरो आ जाए, कोई बॉलीवुड से हीरोइन आ जाए, चुनाव लड़ दे, तो कहीं ना कहीं उनका हक तो मरता है ना सर। मैं पब्लिक सर्विस में, पहले हक मरता है कि नहीं मरता? नहीं मरता। मैंने UPSC का एग्जाम देकर क्वालिफाई कर लिया तो यार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, ये तो गलत बात है। थोड़ा इंतजार कर लेते, शायद आपके जो कप्तान है नरेंद्र मोदी, वो भी आपकी काबिलियत को पहचान लेते। नमस्कार, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप आए दिन इन्हें सोशल मीडिया पर देखते होंगे, मोबाइल पर रील्स में देखते होंगे। नाम है आनंद मिश्रा और IPS की नौकरी से त्याग पत्र लेकर बक्सर लोकसभा सीट से ये चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद कृष्ण जी। बहुत विख्यात हैं, खूब सारे एनकाउंटर्स किए हैं आपने, और हम सर थोड़े से कुख्यात हैं सवाल पूछने के मामले में। गुड, नाइस। अब आज आप मेरा एनकाउंटर कर दीजिए। आप जवाब से मेरा एनकाउंटर कर दीजिए। That's nice। शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले के आपके बयान सुने, तो आप बताओ, नरेंद्र मोदी का एक सिपाही बनकर आप भारत की विकास करने की बात करते थे, लेकिन अब आप नरेंद्र मोदी के ही एक सिपाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और कहा जाए तो इससे आप नरेंद्र मोदी की ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, देखिए, ये परसेप्शन है। ये आप किसी भी चीज़ को, किसी पॉइंट को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे देखते हैं, इस पे बात होता है ना? मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से मेरिट को उन्होंने तवज्जो दी है। हमेशा कहा है मेरिट को बढ़ाना है ना, योग्यता को बढ़ाना है, और राष्ट्र हित में काम करना है, देश हित में काम करना है, राष्ट्र सर्वोपरि, राइट? तो यहाँ नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन, नहीं कोई इंडिविजुअल, राष्ट्र के ऊपर आता है। और राष्ट्र सर्वोपरि तभी होगा, राष्ट्र निर्माण तभी होगा, विकसित भारत तभी होगा जब आप योग्यता को प्रधानता देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अभी जितने भी लोग हम लोग हैं इस बक्सर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है, इसके लिए जितने हम लोग प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी दावेदारी को सबसे स्ट्रांग मानता हूं। तो मुझे लगता है मेरा होना राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। अब मैं हमेशा चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे है, आप जैसे कह रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, ठीक है ना? तो इसमें अपनी योग्यता के अनुसार आप हमसे आगे निकलिए, है ना? आप अपनी लेन में स्पीड दौड़िए, ना कि मुझे रोक के आप अपनी स्पीड को आंकलन करना। तो आपकी स्पीड से भारत नहीं बनेगा, भारत योग्यता से ही बनेगा। तो ये चीज निर्वाचन में तय हो जाने दिया जाए कि योग्यता की कितनी प्रधानता है, और हम लोग, मतलब आज सिटीजन्स लोग भी कितने तैयार हैं योग्यता को प्रधानता देने के लिए। कि जब बच्चों की बात आती है हमारी, तो हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे को योग्यता के अनुसार अवसर मिलना चाहिए। तो जब आपको अपना प्रतिनिधि चुनने की बात आती है, तो मुझे लगता है तब भी इस योग्यता को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वहां अपनी योग्यता के ध्यान में नहीं रखा, तो आपके बच्चे की योग्यता भी कोई नहीं आगे बढ़ने देगा। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी में विश्वास रखते हैं। आपने कई बार उन्हें कैप्टन भी कहा है। वो देखा जाए तो अभी जो वर्तमान हालात हैं, कप्तान भी वही हैं, कोच भी वही हैं। तो जब कप्तान ने किसी को नियुक्त कर दिया,
तो फिर उसके खिलाफ जाने का क्या मतलब नहीं, बनता देखिए, है? इसको खिलाफती हमेशा नहीं देखना है ना। हम डेमोक्रेसी है, पहले ये समझिए, ठीक है है। ना। हम एक डेमोक्रेसी, इस बात को हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कभी भी। और डेमोक्रेसी में मैं बताया, फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि, है ना। तो कोई गेम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन इन द, जो ग्राउंड पे जो है वो गेम एज सच प्रॉपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे एक विचारधारा लेके आया था, जो हूँ मैं नेचुरली उस विचारधारा को, इसमें और मैं ओपनली कहता हूँ, मैंने वो कहता है ना कि मैं अपोलोजेटिक हिंदू नहीं हूँ, कि मैं जो हूँ वो हूँ, मेरी आइडेंटिटी है ये। लेकिन जब डेफिनेटली मेरा चॉइस भी यहाँ होगा, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था किया था, लेकिन उसके बाद जब नहीं होता है, somebody has to guide me, no? इफ यू डोंट गाइड मी, आप मुझे गाइड भी नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं, आप छोड़ देते हो, 2 महीने बाद आंख खुलती है कि आप मेरे विरुद्ध हैं, तो आई थिंक देयर इज सम सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। तो इसको कई बार क्या होता है ना, जब पुलिस में रहा हूं ना, कई बार कभी कोई होता है ना जो कि डिसफंक्शनल टू द सिस्टम हो जाता है, ठीक है, वो चीज आपके साथ ही होता है, लेकिन उस सिस्टम का पार्ट लगता है वो, लेकिन वो सिस्टम के अगेंस्ट हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ता है उनको बताने के लिए इस बात को। तो आप मे भी मैं हिला डुला रहे हैं अभी। आप ऐसा मान लीजिए कि कुछ ऐसा ही है, क्योंकि देखिए, मैं यहाँ का लोकल लड़का हूँ और मुझे मेरा क्षेत्र डेवलप चाहिए। मैं किसी भी पॉलिटिक्स से उठ के अपने क्षेत्र को, अगर मैं अपने घर के लिए नहीं हो पाया, मैं क्षेत्र का नहीं हो पाया, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का कभी नहीं होऊंगा, है ना। पहले मैं बिहारी हूँ, मैं बिहार के लिए खड़ा होऊंगा, उसके बाद ही मेरे लिए कोई कुछ आता है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उसका मतलब भी समझते होंगे। निर्दलीय मतलब कि किसी भी दल में नहीं होना, और एक निर्दलीय उम्मीदवार को लोग तभी वोट करते हैं जब वो उनका मन ऊब जाता है। वो कहते हैं कि यार ये भाजपा कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है, बीएसपी कुछ नहीं कर रही है, तो निर्दलीय उम्मीदवार एक विकल्प के तौर पर उनके सामने आता है और बड़ी उम्मीदों के साथ वो वोट करते हैं। लेकिन उनकी उम्मीदों को झटका तब लगता है जब वो निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो क्या आनंद मिश्रा ऑन कैमरा ये बात कबूल करेंगे कि वो आने वाले समय में किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे? मैं आपको, क्योंकि आपको लोग जो वोट देंगे वही सोच के दे रहे हैं कि आप उन पार्टियों के विकल्प हैं। बिल्कुल। तो किशोर जी, पहले बताऊं कि मैं सबको यही कहता हूं कि हम लोग निर्दलीय नहीं हैं, हम सर्वदलीय हैं, क्योंकि मैं सबको साथ समाहित लेके चलना चाहता हूं। और जहां तक पार्टी ज्वाइन करने की बात, बातें तो कहने की होती नहीं, मैं जीता हूं अपनी हर बात, जो मुझे जानते हैं, मेरे हर शब्द को मेरी पर्सनल लाइफ में लेके मैं जीता हूं। मैं बोलने वाला आदमी नहीं, मैं जीता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। तो मैं सर्वदलीय मानसिकता से चलता हूं, मेरा विचारधारा गेरुआ है। इसका मतलब नहीं कि मैं दूसरे रंगों का निरादर करूंगा, मैं सबको साथ लेके चलना जानता हूं। बात आती है ज्वाइन करने की पार्टी, वहां पे मैं आपको खुले मंच में मैं हर जगह बताया हूं, मैं खड़ा हूं बक्सर क्षेत्र के लिए। मेरे बक्सर क्षेत्र के इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट में नहीं, माइंड यू, बक्सर क्षेत्र के इंटरेस्ट में जो होगा मैं वो करूंगा। इसमें कोई फर्क नहीं। देखिए, मैं निर्दलीय होके या मैं एक इंडिपेंडेंट होके सिर्फ जाके हल्ला करने के लिए नहीं जा रहा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये बक्सर की सूरत बदलनी चाहिए, तो उसके लिए जो बेहतर है बक्सर के लिए। मैं आपको इस बात को लिखता हूं, मैं एक सोचने समझने वाला व्यक्ति हूं, पढ़ा लिखा लड़का हूं। मैं समझता हूं कि पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में डिफरेंस कहां किया जाता है। मैं पर्सनल इंटरेस्ट पे कभी काम नहीं करूंगा। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन उनका क्या, जो ये सोचकर आपको वोट कर रहे हैं कि भाई भाजपा कांग्रेस किसी में दम नहीं है, दम तो आनंद मिश्रा में है, बस। और फिर वही आनंद मिश्रा जब भाजपा में चला जाएगा तो थोड़ा सा, मैं बताऊं आपको किशोर जी कि शायद मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे मौका नहीं देने के कारण भी मेरी यही चारित्रिक तटस्थता है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। तो सेंट्रल लीडरशिप की बात नहीं, मैं लोकल लीडरशिप, एकदम लोकल की बात करता हूँ, कि लोग कहीं ना कहीं ये लगता है यार ये बंदा थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इसको लाने से ये अलग हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा अभी तक, हाँ ये लगा, क्योंकि मैं जहां, तो आप क्यों रोकते हैं एक पढ़े लिखे आदमी को, क्यों नहीं आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने देते हैं? कुछ सवाल है जिसके जवाब बहुत ही आपके चेहरे पर दिख रहे हैं क्लियरली। तो मेरा जो चारित्रिक गुण है, अवगुण है, जो भी है, ये मुझसे नहीं निकलेगा, है ना। एक जो भी आप कह लीजिए, घोड़ा है, शेर है, हाथी है, वो वही रहेगा, आप उसको कपड़े कुछ भी पहना दीजिए, मेरे लिबास बदलने से मेरा चरित्र नहीं बदल जाता। तो मैं अपने वोटर्स को यही कहूंगा कि आप आनंद मिश्रा में ही भरोसा रखिए, मेरा चरित्र नहीं बदलेगा। अगर आपने मुझे वोट दिया है तो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, और मैं एक जिम्मेदार, मैं अधिकारी रहा हूं, और उस जिम्मेदारी को भली भांति समझता हूं। और उससे मैं जिस दिन आपको उदास करूंगा, उस दिन आप आके सामने मुझे क्वेश्चन करें, या फिर
जैसा भी आप उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं आप उसके लिए फ्री हैं। मुझ पे बस आप भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके भरोसे को जिंदा रखने के लिए, आपके भरोसे को, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए ये अपना सब कुछ त्याग कराया हूँ। राजनीति में कुछ आप अलग करने आए हैं तो उम्मीद है कुछ अलग ही करेंगे, आप दूसरे नेताओं की तरह इधर उधर नहीं जाएंगे। जी, बिल्कुल। मैं ये उम्मीद तो करता मैं हूँ बताऊं आपसे। पिछले जी एक चीज कि ना, राजनीति, मुझे बहुत लोग कहते हैं ना, तो मैं राजनीति के बारे में ये कहूंगा कि मेरे लिए राजनीति एकमात्र माध्यम है। मैं यहाँ पॉलिटिशियन बनने आया ही नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी रहा हूँ। मेरा भाव, मैं पहले पे पब्लिक सर्विस में था, अभी पब्लिक, मेरा काम नहीं बदला है, वर्दी बदली है बस। आप एक बतौर जिम्मेदार अधिकारी आपने अपनी भूमिका निभाई है। मणिपुर हिंसा एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा कांड कहिए जिस जी, पर पूरे देश की नज़र थी, उसकी जांच के लिए एक SIT बनती है, जी। आपका नाम उसमें जाता है, जांच करना होता है, जांच रिपोर्ट तैयार नहीं होती, आप इस्तीफा दे देते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। मेरा इस्तीफा पहले दिया गया था, उसमें मुझे नॉमिनेट बाद में किया गया है ना। ये एक टेक्निकल चीज है जिसको आप वेरीफाई करिए फैक्ट से। तो वो जिस कारण से हुआ होगा, उनको लगा होगा कि चलो मेरे थोड़े टाइम के लिए मेरा कुछ इनपुट होने जरूरत है, मैंने पहले इस्तीफा दिया है और वहां पे मैं बाद में, वहां पे मेरा जाना हुआ है। मैं इस्तीफा वहां पहुंचा भी तो मुझे नाम आने से पहले आप इस्तीफा दे चुके हैं। जी हाँ, उसमें मैं पहले इस्तीफा दिया हूँ, बाद में ये नाम आया है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है, और ये एक प्रोसेस है सरकार में। कहीं तो कुछ, मैं तो SP के पोस्ट से भी आता तो वो भी कहते हैं आप गैर जिम्मेदार, किसी तो पोस्ट पे रहता ही मैं अगर ये छोड़ के बिजनेस करने लगता तब आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। मैं पब्लिक सर्विस से पब्लिक सर्विस में ही आया हूँ, और मैं एक छोटे स्केल से बड़े स्केल पे काम करने आया हूँ। तो आप ये समझिए, आपकी दी हुई ट्रेनिंग को मैं बेहतर यूज करने आया हूँ, कहाँ खराब हो रहा है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग आपको UPSC में मिली, वो ट्रेनिंग उन लोगों की ट्रेनिंग से बेहतर है जो सालों तक झोला उठाते हैं, बिल्कुल। कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, और फिर आप जैसे एक अधिकारी आता है, चुनाव लड़ता है, उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती है, खुद को छला महसूस करते हैं। तो इसको उल्टा समझिए, क्या UPSC क्वालिफाई करना मेरी क्षमता को, या मेरे जो क्या कहें, मेरा जो क्लेम टू पॉलिटिकल लाइफ है उसको कम कर देता है? UPSC क्वालिफाई करके मैंने गलत कर लिया कि मैं पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तब तो फिर आप मेरिट को ही प्रमोट नहीं कर रहे। नहीं, आपने एक क्यों? सीट तो बर्बाद कर दी ना। नहीं, एक लड़का आपकी जगह पे होता, 13 हो साल सकता है 60 साल वो नौकरी ऐसे, करता। अच्छा आप बताइए, ऐसे कितने सारे ऑफिसर्स होंगे, ये बताइए, है ना? कितने सारे तो हैं जो UPSC एग्जाम देते हैं, अगले साल छोड़ के दूसरी सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। उनको कोई क्यों नहीं क्वेश्चन पूछता? उनको बैन क्यों नहीं करते कि आप एक सर्विस नहीं छोड़ के दूसरा, आपने सीट बर्बाद कर दी थी पिछले इतने कई आपसे मौका मिला पूछने के लिए, हाँ, और आप दिख रहे हैं सबके सामने। यू आर राइट। लेकिन आप ये बात समझिए, इसको डोंट थिंक अबाउट द सीट, है ना, इट्स नॉट अबाउट सीट। मैंने बल्कि उस सीट को उपयोग किया है। 13 साल, आप गो एंड चेक माई मेरा सर्विस करियर चेक करिए। इन 13 साल की सर्विस में मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि बहुत लोगों के 30 साल की सर्विस इक्वल टू आप करके देख लीजिए कि किस लेवल पे मैंने पैशनेटली काम किया है वहां पे। तो ये जो मेरा एक पैशनेट इंटेंशन हमेशा रहा है काम करने के लिए, तो मुझे लगता है मेरे जो एनर्जी लेवल है, मेरा जो अपना पर्सनल विजन है, मैं जो देश हित के लिए काम करना चाहता हूँ, वो कहीं जब लिमिटेड महसूस होता है कि मुझे वो इंडिपेंडेंस वहां से चाहिए, वो दरवाजा बड़ा खुलना चाहिए, मुझे बड़े फील्ड में करना है। मैं मैराथन धावक हूँ, आप मुझे क्यों 100 मीटर दौड़ाने पे लगे हुए हैं? मैं पब्लिक के बीच में जाके काम करना चाहता हूँ, सोशली इन्वॉल्व होकर काम करना चाहता हूँ। मैं इस तरह के लेवल पे जाके उतर के काम करना चाहता हूँ जो कि कंडक्ट रूल्स आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो फिर मैं उस सर्विस की, या एक IPS की गरिमा, या सो कॉल्ड जो उसका एक अपना क्या कहेंगे, जो प्रोफेशनल उसका डेकोरम है, अगर मैं ये सब चीजें वहां करने लगता हूं तो फिर वो उसके डेकोरम को हर्ट होता है। तो उसके डेकोरम को मेंटेन भी करना जरूरी है। इसीलिए जब आप कहीं पे जब आप ऐसा होता है, कोई पेड़ होता है जो जमीन पे लगता है, वो गमले में एक टाइम के बाद वो दिक्कत करता है, खुद के लिए भी गमले के लिए, तो बेहतर उसको निकाल के जमीन पे लगा दीजिए। पेड़ ही है, वही काम करेगा जो गमले में कर रहा था, बस उसका स्थानांतरण करना कभी कभी जरूरत होता है। तो इट इज माई केस, इज दैट सिंपल केस। तो राष्ट्र सेवा तो आप पहले भी कर रहे थे, और खासकर आप बंगाल से, आपकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, तो बढ़िया काम चल रहा था वहाँ, और ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा लोग आपके जानने वाले वहीं होंगे। ऐसा है ना किशोर जी, तो सेवा वहाँ करते सर। बिल्कुल। 39 साल की उम्र में क्या जरूरत थी अभी नौकरी छोड़ देने की? हाँ, नहीं, यू आर राइट। हाँ, ये चीज़ मैं समझता हूँ, है ना, जो क्योंकि IPS एक बहुत बड़ी सर्विस है। ये आज के टाइम में हमारे क्षेत्र में एक सरकारी नौकरी, मतलब वो चाहे एक हमारे किसी भी ग्रेड पे मिल जाए, पियोन भी हो जाए, क्लर्क भी हो जाए, सिपाही भी हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। एक IPS बिहार के समाज में, स्पेशली मैं जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो इस समाज में बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने पहली बार कहा था किसी को IPS बनूंगा, तो मुझे पहला बात यही कहा गया था कि सपने भी औकात में देखो। तो आप समझ सकते हैं IPS कितनी बड़ी बात रही होगी मेरे परिवार और मेरे रिलेटिव्स के लिए। फिर भी मैं छोड़ के आता हूँ, इसलिए छोड़ के आता हूँ ब्रदर, कि मुझे महसूस होता है एक टाइम के बाद कि मैं कुछ एक कदम आगे देख सक रहा हूँ।
दूसरा, मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं इस क्षेत्र से हूँ, बिहार से हूँ, मैं कहीं और काम कर रहा था, मैं जितनी बार आ रहा था वो क्षेत्र जहाँ पे असम भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था, जबकि कहीं ना कहीं वो बिहार से काफी पीछे रहा था पहले। बट आप रिसेंट, आप 10-15 साल के इतिहास देखिए आसाम को उठा के, क्या फास्ट डेवलप हो रहा है, बिहार क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे जब आप इतिहास उठा के देखते हैं तो 70 साल में 42 मुख्यमंत्री बदले जाते हैं आपके। तो मुझे ये समझ आता है यहाँ सिर्फ पॉलिटिकिंग हो रहा है, पॉलिटिक्स एक अपने में अंत हो गया है, पॉलिटिक्स इज जस्ट अ मीन्स फॉर समथिंग, किसी को आना पड़ेगा। चूंकि अब राजनीति में आ गए हैं तो आपको लेकर तमाम सियासी चर्चाएं भी होंगी। तो जो आप अपने आप को बक्सर का बेटा बता रहे हैं, तो एक चर्चा ये भी है कि आनंद मिश्रा तो आरा के बेटे हैं, लेकिन बक्सर चूंकि ब्राह्मण बहुल सीट है, वहाँ से ब्राह्मण चुनाव जीतते हैं, ब्राह्मण सांसद बनते आए हैं। तो आनंद मिश्रा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए बाकायदा अपने आप को बक्सर का बेटा का और बक्सर की सीट चुनी। आरा की सीट क्यों नहीं? सवाल ये है। देखिए, ये एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है ना, ठीक है ना, ये एक नैरेटिव है जो लोग कह रहे हैं। अब ऐसे आप करें तो मैं तो कन्नौज का हूँ, है ना, कालीकुंज ब्राह्मण है तो कन्नौज का हूँ। उसके बाद हम वहाँ से फैमिली शिफ्ट हुई गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर पिपरा गांव में, वहाँ पे गौतम मिश्रा साहब को वहाँ मिल जाएंगे, तो हम तो वहाँ फिर गोरखपुर में जाके लड़ लें हम, नहीं तो, है ना। फिर हम आ गए जिगना, यहाँ पे जिगना गांव जो इटाड़ी है, विच इज जस्ट अ फ्यू ईयर्स अगो तक हम यहीं जिगना में थे, इटाड़ी बक्सर के। तो उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे, उस टाइम में हुआ कि भैया वहाँ पे भी जमीन मिली है, जहाँ पे 5 गाँव हैं हम गौतम, तो वहाँ परसोड़ा जो गांव है शाहपुर प्रखंड में पड़ता है, जो वो इट वॉज पार्ट ऑफ लोकसभा बक्सर ओनली। बक्सर का बॉर्डर और हमारे गांव का बॉर्डर जो है वो 0 किलोमीटर है। यू अंडरस्टैंड, 0 किलोमीटर, नॉट 1 और 2 किलोमीटर, 0 किलोमीटर। आप यू पाओ इधर, यू पाओ इधर, आप मेरे गांव में खड़े हैं। ओके, सो आई एम दैट क्लोज, नंबर 1। दूसरा, हमारा जब से बचपन से आना जाना आवागमन जो रहा है, हमारा यहीं पे रहतुआ ब्रह्मपुर विधानसभा में हमारे अपने घर की जमीन है, सब कुछ वहीं पे, वहां पे है। आप मुझे आरा पोस्ट कर दीजिए, मैं आरा से टिकट दीजिए, मैं आरा से लड़ दूंगा। मैं कब बोला कि मैं जाति धर्म पे कर रहा हूँ? मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मेरा बचपन गुजरा है बॉस यहाँ पे। मैं जितनी बार छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में आया हूँ, मैं परसोड़ा भी गया हूँ अपने गाँव, जो मैं शाहपुर प्रखंड वहां भी गया हूँ, यहाँ ज्यादातर वक्त बीता है, तो मेरा नेचुरल एफिलिएशन यहाँ पे है। और ये जो है ना कि ये जो आपने कहा कि बक्सर ये इसका सीट है, ब्राह्मण का सीट है एंड ऑल, ये देखिए ये टूटना बहुत जरूरी है ब्रदर, नहीं बिहार बढ़ेगा आगे। ये जब तक ये ब्राह्मण का सीट, ये राजपूत का सीट, ये वैश्य का सीट जब तक चलेगा ना, बिलीव मी, हम इन चादरों में इस तरह से उलझे हुए हैं कि हमें विकास की बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा। द मोमेंट मैं यहाँ भी जाता हूँ, सीधा मुझे, मेरे साथ घूमने वाले लोग भी इस तरह से क्लेम करते हैं, भैया ये गांव है, वो गांव है। देखिए, जाति है जो जाति नहीं। इससे आपके उसी जवाब पर आता हूँ जिसमें आपने खुद को जिम्मेदार अधिकारी बताया है। आप कानून की अच्छी समझ रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। मैंने आप पे कई सारे रील्स देखे हैं, उस रील्स में आप बाइक से चलते हैं, आपके पीछे जो युवाओं की टोली है वो बगैर हेलमेट है, क्या थोड़ा समझाना चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। मैं जब तक पुलिस में था, आप चेक कर लीजिए मुझे, ना मैं बिना हेलमेट, ना मेरे साथ कोई बिना हेलमेट। अब मैं पुलिस नहीं हूँ ब्रदर, मैं हेलमेट पहनता हूँ। मैं जब चलता हूँ, ये जो युवाओं की टोली, लोकल युवाओं की टोली है, उन गाँव की टोली है, मैं टोली लेके अपने साथ नहीं, मेरे साथ 1-2 होंगे, वो सब हेलमेट पहनते हैं। मैं खुद उनको बोला हूँ कि भाई आप मत आओ। मैं रोक सकता हूँ क्या? पुलिस वाला हूँ, किस कानून से मैं रोकूं? मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ की पूरी कानून रिक्वेस्ट की? मैं रिक्वेस्ट में जाके पूछिए, मैंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं कि तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये पुलिस की बात नहीं, ये सेफ्टी की बात। मुझे देखो, मैं जिले में एसपी था, हेलमेट पहन के घूमता था। आज मैं क्योंकि एक पुलिस वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं इन्फोर्स नहीं कर सकता मेरे आसपास। लेकिन एक गलत संदेश तो जाता है ना कि भाई देखिए, एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी इस्तीफा जो दे चुके हैं जो पुलिस अधिकारी, उनके साथ एक काफिला चल रहा है, उसमें जो युवा हैं वो बगैर हेलमेट, ये भाई एक मैसेज जाता है समाज के बीच। आज थैंक यू कि आपके थ्रू मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसी मैसेज को, क्योंकि देखिए मैं अभी ज्यादा ये करूंगा ना तो लोग कहेंगे जिसकी पुलिसगिरी गई नहीं अभी तक, है ना। तो बस मुझे समाज में रहना है, मैं उनपे इस तरह से चढ़ नहीं सकता हूँ। मैं गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, उनके पिताजी भी गाइड करते हो सब कुछ। लेकिन अब इसके चलते अगर आप चाहें कि मैं निकलना छोड़ दूं, है ना, मैं रुक जाऊं, तो ये जिस विभाग की जिम्मेदारी है उनको देखिए, सब हमेशा पीनल एक्शन इज नॉट द करेक्ट एक्शन, अवेयरनेस कराने की जरूरत है। सबसे पहले मैं मानूंगा अगर पुलिस को कुछ करना भी चाहिए, ये नहीं अच्छा आपने हेलमेट नहीं, मैंने चालान काट दिया, दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। ऐसे नहीं सुधरता है समाज, ठीक है। आप उनको रोकना, समझाना है कि हेलमेट क्यों जरूरी है। मैं कहता हूं अगर मैं बुलेट राजा हूं तो हेलमेट मेरा ताज है। ये कंसेप्ट जब ज्वाइन हो जाएगा ना, लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप बुलेट पे राजा की तरह या बाइक पे राजा की तरह बैठते हैं तो अपना मुकुट जरूर पहने। ये जो सारी प्रॉब्लम्स जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं अभी गड्ढों से भी गुजरता हूँ रास्तों पे, क्या मैं गड्ढों पे उस पे नजर नहीं पड़ती हेलमेट पे पड़ी? तो उन गड्ढों का कौन ठीक करेगा? मैं तो अधिकारी रहा हूं, मैं किसको रिपोर्ट करूँ कि भाई वहां रास्ते में गड्ढे है, तुम ठीक कर दो, यू नो। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, अगर बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। एक प्लान बी है क्या कि अगर मुझे जनता मौका नहीं देती है तो मैं किस माध्यम से फिर जनता का सेवा करूंगा? कुछ सोचा है इसका? मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ,
कि लाइफ में ना क्या होता है कि आपको पथ नहीं बदलना चाहिए, रास्ता। आपका प्लान ए हो, नहीं होता है तो आपका प्लान ए प्लस हो, वो भी नहीं होता है तो प्लान ए प्लस प्लस हो। द मोमेंट यू थिंक अबाउट प्लान बी, आप अपने ध्येय से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो मेरा प्लान ए प्लस जरूर है। अगर इसमें नहीं होता है तो क्या करूंगा, सोशल लाइफ में रहूंगा, पब्लिक सर्विस ही करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करूंगा। मैं बिजनेसमैन नहीं बनने वाला हूं, मैं रास्ता नहीं बदलने वाला हूं। जब आपने यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया, उस समय भी आपका प्लान ए होगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। टिकट नहीं मिला, प्लान बी पे आपने काम किया, निर्दलीय आप मैदान में आ गए। ये प्लस है, हाँ, ये प्लस है, नॉट प्लान बी, क्योंकि मैं रास्ता नहीं बदला ना। नहीं टिकट मिला तो मैं चला गया कुछ और करने के, चलो छोड़ो अब नहीं हो पाएगा हमसे। तब आप कहते हैं प्लान बी पे गया। मैं कहाँ प्लान चेंज किया? मैं देखिए, चुनाव लड़ना मेरे लिए पहला ध्येय नहीं था। ये अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इस जगह की रिस्पेक्ट के लिए मैं लड़ रहा हूँ ब्रदर। मैं बताता हूँ, मैं जब पहले आया था, जो महानुभाव जिन लोगों से बात किया था, मैंने उन सबको कहा था मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरी बात को नहीं सुनी गई थी। ऐसा लगा कि संगठन हाईजैक कर देगा, ऐसा लगा कुछ भी लगा होगा, मौका ही नहीं दिया गया, या कोई जाति पॉलिटिक्स चलती होगी। अब ब्राह्मण पैदा होना भी आजकल दुर्भाग्य ही हो गया, ऐसा महसूस कराते हैं जब बिहार आता हूं मैं। नहीं, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में कई लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट भी तो कर रहे थे ना। जो पार्टी का झंडा लेके बचपन से चल रहा है, 18 साल की उम्र से बड़े नेताओं का झोला ढो रहा है, रैलियों में चाय पिला रहा है, और एक आनंद मिश्रा अचानक से आए, कोई हीरो आ जाए, कोई बॉलीवुड से हीरोइन आ जाए, चुनाव लड़ रहे, तो कहीं ना कहीं उनका हक तो मरता है ना सर। मैं पब्लिक सर्विस में, पहले हक मरता है कि नहीं मरता है? नहीं मरता है, नहीं मरता है। मैं फिर बोलता है योग्यता। हर आदमी, अब पुलिस में ही कोई कांस्टेबल है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो थोड़ी ना होगा कि एक कांस्टेबल बेचारा चल रहा है, एक एसपी ऊपर से आ जाता है तो उसका हाथ मार दिया मैंने, ये भाई तुमको तो मैंने बनाया नहीं एसपी, तुम तो यहाँ पे 30 साल से हो, या आज का लड़का मैं कल यूपीएससी क्वालिफाई कर आज एसपी बन गया। तो ये क्या है, पब्लिक सर्विस है। डोंट गो ऑन द कपड़ा विथ व्हाट यू वेयर। हम अगर समाज में काम करते हैं, हम भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। एक पर्टिकुलर, हम देश का झंडा उठाए थे ना ब्रदर, पार्टी का नहीं उठाए थे। मैंने यूपीएससी का एग्जाम देकर क्वालिफाई कर लिया तो यार मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, ये तो गलत बात है। थोड़ा इंतजार कर लेते, शायद आपके जो कप्तान है नरेंद्र मोदी, वो भी आपकी काबिलियत को पहचान लेते, मौका देते। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बैकडोर पे रहते, पर्दे के पीछे भी रहते, जो कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो उसे सपोर्ट करते, तो शायद समाज सेवा उसमें भी नहीं रहता। देखिए, ये अगेन वही नैरेटिव। आपको क्यों लगता है कि उसी आदमी का जीतना जरूरी है देश हित में? क्यों लगता है? क्यों लगता है मुझे इंतजार, मेरा उम्र इंतजार करेगा? आप ये बताइए। मैं जो इंतजार कर लूं, मेरा आज जो जोश है, जज्बा है, जज्बात है, मेरे सब्र का फल मीठा होता है। सब्र के लिए आपको पता तो हो किस बात का सब्र कर रहे हैं। आपसे जब कोई बात ही नहीं करता है, आपसे कोई मिलता ही नहीं है, आप किसके लिए इंतजार करते हैं? विचारधारा अपनी जगह है, इस सम्मान के साथ आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमने अपनी योग्यता प्रूफ की है, आप उसके बात तो करने के लायक हो ना बॉस, आप हमसे बात कर सकते हैं, बात ही नहीं करते। सर, एक योग्यता का पैमाना ये भी है, लोग देखते हैं कि भाई कौन है जो उनके सुख दुख में खड़ा रहा, जो कोविड टाइम में उनके साथ चला, जो उनके घर पे शादी समारोह में गया, जो दुख के समय उनके साथ रहा, जिसने मोहल्ले के चौराहे पे खड़े होकर ये बदलवाया, लाइनें ठीक करवाई, पुल बदलवाया, चक्का जाम किया। तो वो भी एक पैमाना होता है। तो अगर वो देखें तो वो तो उस समय तो बक्सर में कहीं पे भी नहीं दिखे हैं, ना लोगों के साथ खड़े रहे। अब अचानक से आप पाएंगे, तो ये भी तो एक योग्यता का एक पैमाना है, मापने का पैमाना है। बिल्कुल है। तो इस पे तो हम देखें तो आप अभी नहीं दिखते इधर कहीं। फिर वही बात कहूंगा, जस्ट बिकॉज मैं एक नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, मैं यहीं का बच्चा होके जब आप अपने बेटे को कहीं किसी पड़ोसी के घर पे काम करने भेज देते हैं, जाओ बेटा अंकल का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको सॉल्व करके आओ, उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ के आओ, तो आप कहेंगे कि वो निकम्मा है बेटा मेरा, वो तो हमारे घर के लिए किया नहीं। तो आपने मुझे, आपकी इज्जत बढ़ाया ना, मैं जहाँ पे जाके, मैं आज जाके आप कहिए कि मैं बिहार से हूँ, मैं कहता हूँ आपको असम में कहीं भी जाके मैं बिहार से हूँ, बक्सर से हूँ, आप जाके पूछिए, देखिए वहां लोग आपको पहला नाम क्या बोलेंगे। मैं इज्जत से बड़ी और क्या चीज होती है, ठीक है। और जहां तक आज, ठीक है, कल मैं नहीं था, आज हूं, आज आपकी मैं पोल के लाइट्स भी चेंज करा सकता हूं। पॉलिटिक्स इज अ रेनबो, आप उसको सिंगल लाइन में मत डालिए कि आपको उसका यही तरीका है, वो भी एक तरीका है, और भी कई तरीके। तो आप पॉलिटिक्स को बंद मत करिए। पॉलिटिक्स मैं भटकते भटकते पॉलिटिक्स नहीं आऊं, जीवन में कुछ करने का नहीं तो पॉलिटिक्स कर लेता हूं, है ना। तो ये आपको ऐसे लोगों की जरूरत, लैटरल एंट्री किसी भी सर्विस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहने के लिए, उसमें इम्पेटस डालने के लिए, उसमें डायनेमिज्म डालने के लिए जरूरी है। चर्चा का केंद्र आपका घर भी बना हुआ है, जिस पर खूब चर्चा हो रही कि भाई ये तो आईपीएस का ऐसा घर तो हो नहीं सकता है, तो बड़ा आपने अलग एग्जाम्पल सेट किया। लेकिन मेरी नज़र आपके काफिले में गाड़ियों पे पड़ी, जो बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ थी। तो ये गाड़ियाँ आती कहाँ से काफिले में? मेरे गाड़ी में एक फॉर्च्यूनर है जो कि 2011 मॉडल की है, वो एक भाई साहब है हमारे झारखंड के, उन्होंने भेजी है।
और एक आध गाड़ी है, एक भाई है अपना पटना का, उन्होंने एक भेजा है, और एक जो गाड़ी है जो बक्सर की भाई साहब है, उन्होंने हेल्प किया। तो मेरी काफिले में 3 ही गाड़ी है, ठीक है। और छोटे मोटे कोई कभी कभी कोई अपनी ऑल्टो लेके भी आ जाता है, कोई अपनी स्कॉर्पियो लेके भी आता है। ये कितनी लग्जरी से पता नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, इवन तेल भी वो डलवा लेते हैं। अच्छा। यस। तो भाई साहब पता क्या होता है कि लोग ना मांगते हैं चीजों को। एक जब ऐसे इंसान आते हैं ना, आपको यू हैव टू बी विथ मी, आप मेरे साथ चल के देखिए। हम जहां जाते हैं ना, मैं किसी को फूल माला खरीद के नहीं भिजवाता हूं, आज मैं आऊंगा मुझे फूल पहनाना। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हम देखते हैं ना कि तमाम नेता जो हैं ऐसे ही करते हैं, काफिला निकालते हैं, सोशल मीडिया पर खूब लंबे चौड़े पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, और आप जो है थोड़ा सा राजनीति को, हर चीज को थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहे हैं और बदलने के लिए आए। तो मैं थोड़ा सा आपसे अलग और बहुत अच्छा क्वेश्चन, अलग लेवल का ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसलिए मैं ना दिखावे में यकीन नहीं करता हूँ। पुलिस वाला था, तो मैं मुझसे कभी किसी ने कहा, मैं एक बार कहीं किसी ड्रोन से बकायदा शूट होते हैं, नहीं, वो एक दो दिख जाएंगे आपके। हाँ, मेरे पास है एक आध लड़के हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, उनको मजा आता है शूट करके मुझे, है ना, उनको मजा आता है करके, तो उनको पैसे थोड़ी देता। आप पता करिए, मुझे कोई बोलता है आप डिजिटल पे बड़ा खर्च करते हैं, यू नो, आई वाज जस्ट लाफिंग। मैं डिजिटल पे खर्च नहीं करता, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ। आपके पास मोबाइल से भी ना आप एक सुपरहिट सिनेमा बना सकते हैं, उसके लिए बड़े बड़े आपको 70 mm लेंस वाले वो सेट के कैमरे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ, एक बार कमेटी का मेंबर था, हाँ, तो वहां पे किसी ने कहा कि गाड़ियों की बात आई, तो मैंने कहा कि भाई इनोवा टाइप की गाड़ी आनी चाहिए, यू नो, उनमें, ताकि पुलिस को कंफर्टेबल रहे। जो हमारे जो सिपाही जो बीट पेट्रोल पे जाते हैं, उनको कंफर्टेबली काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे कहा, क्या लगा, अरे तुम क्या बात करते हैं यार, ये तो लग्जरियस गाड़ी है, ऐसा नहीं है, यू आर नॉट इंटाइटल्ड। मैं कहा यार, पुलिस के लिए क्या लग्जरियस होता है? वर्दी पहन के आप ऑटो से भी उतरेंगे ना, तो आपका टशन कहीं कम नहीं होता है। तो यही चीज मेरे पे आता है कि मेरा अगर चारित्रिक बल है ना, तो मुझे काफिले की जरूरत नहीं है। अगर मुझ में वो नेतृत्व करने की क्षमता है, तो मुझे कोई तरह का भौकाल बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दूर से अपना पहचाने, जब करीब आएंगे तो आपको पता चलेगा मैं एक सीरियस एजेंडा लेके आया हूँ। मैं आपको बेवकूफ बनाने नहीं आया हूँ, अपने काफिले दिखा के, हेलीकॉप्टर घुमा के, यू नो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन मैं हेलीकॉप्टर पे आऊंगा ना, तो उस दिन मेरे मन में हमेशा सवाल आएगा कि जिस हेलीकॉप्टर से मैं उतरा हूं, क्या मैं वही हेलीकॉप्टर उस गांव के बीमार बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए भेज पाऊंगा? ये सब चीजें आती है मेरे दिमाग में। अगर आप सांसद बन जाते हैं तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए, बक्सर के लिए आप कौन से 5 काम जो आपकी प्राथमिकता में उन्हें आप करेंगे? सबसे पहले मेरा है, मैंने बताया आपको ना, एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट करना, जो कि ट्रैफिक से लेके वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज, एक बड़ा आयाम है। मैं क्योंकि आप जान है तो जहान है, सबसे पहली बात। दूसरा मेरा जो मेन एजेंडा आएगा वो है स्वास्थ्य। यहाँ स्वास्थ्य का ऐसा इश्यू है ब्रदर, इस पे तो मैं चाहता हूँ कि एक पॉलिसी डिबेट हो इस बात पे। मैं तो चाहूंगा एक पॉलिसी इसमें रिवाइव होना चाहिए, मतलब प्रोसेस रिवाइव होना चाहिए। रेफरल सिस्टम्स, अब रेफर कर देते हैं किसी को कहीं से कहीं, अच्छी बात है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसका करेक्शन क्या होता है? हमारा बक्सर में जिसको हम जाते हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिला हो, वो रेफर हो जाता है, आप बनारस जाइए चाहे पटना जाइए, राइट? और वो एम्बुलेंस भी नहीं है आपके पास प्रॉपर, रास्तों की हालत खराब है, ट्रैफिक जाम है, एंड वो बंदा पहुंच नहीं पाता हॉस्पिटल में, रास्ते में ही वो यू नो अपनी जान से हाथ धो लेता है। तो ये जो रेफर आप जब करते हैं किसी को कहीं से, अब आप कारण लिखिए। मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं एज अ डॉक्टर, मैं इलाज नहीं कर सकता, मेरे पास ये दवाइयां नहीं है, मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है डायग्नोसिस के लिए, मेरे पास लैबोरेटरी फैसिलिटी नहीं है, तो वो लिखिए। और उसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी या जो भी हॉस्पिटल चलाने के, उनका फर्ज बनेगा कि अगली बार ऐसा केस रेफर ना हो, जो चाहिए उसको पूरा करिए। रेफर कर देना, बस रेफर कर देना, और लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे तक इंटरवेंशन करके सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी मैं यहाँ पे स्वास्थ्य में क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य के अलावा इसके बाद एजुकेशन, जो सबसे, क्योंकि मैं बताया जान है तो जहान है। पहले आप सेफ्टी है, सिक्योर्ड है, जिंदा है, तब पढ़ने जाएंगे आप, ठीक है, राइट? तो अब इसमें भी राइट फ्रॉम किंडरगार्टन वहां से लेके हायर एजुकेशन, ये राम जी की शिक्षा भूमि रही है बॉस, है ना। राम जी आए थे यहाँ पढ़ने, हमारे बच्चे 10 के बाद नहीं, यहाँ पढ़ने की जगह नहीं है। महिला शिक्षा का हालत देख लीजिए आप, हार्डली 33% से ज्यादा लड़कियां हैं जिसको 10th के बाद पढ़ती है। ऐसा नहीं कि पढ़ने का मन नहीं है, मौका नहीं है, अवसर नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है बक्सर में आज एक भी। यहाँ पे क्यों नहीं हर ब्लॉक में कॉलेज होना चाहिए? क्या रोकता है वो होने से? क्या एक यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता? पूरे बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप क्या बोलेंगे जिस हाल में हम चल रहे हैं, जी रहे हैं। अब मतलब ऐसी सी चीजें ना कि मैं बता रहा हूँ, मैंने बैनर पोस्टर्स की बात किया कल किसी से, तो सीधा आवर कंडीशन कहते हैं भैया ये इसी लेवल तक बन सकता है, इसके बाहर आपको बनाना तो दिल्ली जाना है, सारे पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली बना रहे। अरे बॉस, आप पार्टी बनाते हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप बड़े नेता बनते हैं, आप यहाँ के राजा बनते हैं, स्टिल आप अपने लिए वो फैसिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो एक छोटी चीज, आपका बैनर पोस्टर नहीं बन रहा है, कौन ध्यान दे रहा है हमारे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पे? ये सब के लिए संवेदनहीनता जो दिखता है ना, वो मुझे बड़ा तकलीफ देता है।
तो एक संवेदनशील तरीके से हमारा जो एनईपी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और जिस तरह से हमारे जो बेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हमारे देश में है, तो उनको हम किस तरह से साथ में लाके एजुकेशन को यहाँ पर रिवैम्प कर सकते हैं, किस तरह से एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी की बाहर से लोग वापस आए यहाँ पढ़ने, जैसे भगवान राम आए थे, वो हम यहाँ कैसे क्रिएट, दैट इज माई थर्ड एजेंडा। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट का अवसर क्रिएट करना। एम्प्लॉयमेंट का अवसर मतलब लोग हमारे पढ़े लिखे हैं बाई चांस, यू नो, बट एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। आप पोस्ट ग्रेजुएट है बट आप इंटरव्यू नहीं क्रैक कर रहे। देयर इज सर्टेन ब्रिज की जरूरत है जो आपको एम्प्लॉयबल बनाए। आप पढ़े तो लिखे हैं लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू कम अक्रॉस कि आपको हम नौकरी पे रख सकते हैं। ये जो ब्रिज गैप करना है मुझे, उस पर भी काम करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे? मैं उसके लिए बता रहा हूँ। उसके लिए स्पेशल कोर्सेस है जो स्किल डेवलपमेंट से, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें हो सकती है, यूपीएससी के लिए और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके लिए आपकी तैयारियों का फैसिलिटी हो सकता है। उसके लिए मेरे दिमाग में बड़ा प्लान है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की है, जहाँ हम फ्री कोचिंग स्टार्ट करा सकते हैं। फ्री मतलब CSR स्पॉन्सर्ड, ओके, इट इज नॉट दैट कि फ्री मतलब मैं घर से थोड़ी दूंगा पैसे। CSR स्पॉन्सर्ड वो कोर्सेज होंगे। और उसमें क्या होगा, फ्री मतलब क्या कि ऐसा नहीं मैं फ्री नहीं, आप मेरिट पे, अगेन आई एम अ पर्सन हु विल ऑलवेज रिस्पेक्ट मेरिट। तो आप पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आप काबिल हैं, आपको मैं बक्सर में पढ़ाऊंगा, 7 दिन पढ़ाऊंगा सर, 8वें दिन एग्जाम लूंगा। अगर आप मैचअप करते हैं तभी आपका नेक्स्ट हफ्ता कंटिन्यू होगा। हर 8वें दिन आप एग्जाम देंगे। आप जब तक मैचअप करते हैं तब तक आपको मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन आप मैच डाउन होते हैं, यू आर आउट, बिकॉज आई वांट 100% रिजल्ट फ्रॉम देयर। तो ये क्या है, मेरिट को प्रमोट करने का एक तरीका है ना। तो इस तरह का ये जो ब्रिजिंग है, ये सारे कोर्सेज के लिए करूंगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का बड़ा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर सकता पर्सनल लेवल पे, बट हाँ आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार जरूर करा सकता हूँ, जिसके लिए मेरे प्रतिबद्ध हो। तो एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे इकोनॉमी पे काम करना है मुझे, जो कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो जो पैरेलल मेरा एजेंडा है जो कि एग्रीकल्चर का चलेगा, उस पर मैं अलग से बताता हूँ। तो ये जो ये एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो किस तरह से आप अवेलेबल जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें आपको नौकरी मिल सके यहाँ पे, किस तरह से हम नए इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सके जहाँ पे आपको वो पुल इन कर सके। आप जिस 15,000 के लिए गुजरात जाते हैं वो 15,000 आपको यहाँ मिल सकता है। तो ये चीज एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलेटेड है। स्वरोजगार, हर पंचायत लेवल पे एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। बक्सर में मिनिमम एक ओलंपिक स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम जरूरी है। हमारे यहाँ से पूरे शाहबाद क्षेत्र का जो टैलेंट है ना, मैं यहाँ से हूँ, आई माई सेल्फ अ स्पोर्ट्समैन, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, कराटे में 3rd ब्लैक बेल्ट भी हूँ। तो मैं जानता हूँ इस क्षेत्र में कितना स्पोर्टिंग टैलेंट है। अवसर नहीं है, अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम क्यों नहीं है ना ये कोचेज ला के यहाँ पे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। मणिपुर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर स्टेट ओलंपियन पैदा कर रहा है। हमें देखिए, what are we doing? A population of 13 crore and we're not even producing 13 people from here. वो तो छोड़िए, नेशनल स्पोर्ट्स में ही अब देखिए हमारा पार्टिसिपेशन कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखिए तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। ये प्राइड की बात ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट्स आफ्टर दिस स्पोर्ट्स, मैं आर्ट एंड कल्चर पे काम करना चाहता हूँ। शाहबाद का आर्ट एंड कल्चर, बिहार के आर्ट एंड कल्चर पे, थैंक्स टू मधुबनी एरिया, जहां से कि अभी भी वहां का आर्ट कल्चर है ना, लिटरेचर, इसको इतना प्रमोट करके आज हमारे बिहार का कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व करता है। जहां बिहार की बात आती है, मधुबनी आर्ट, पेंटिंग, कल्चर, उस टाइप की बात आती है। हर क्षेत्र का है ये, चाहे ये भोजपुर का क्षेत्र हो, अंग का क्षेत्र हो, मगध का क्षेत्र हो, सबके अपने एरियाज हैं। मैं फिलहाल भोजपुर के क्षेत्र में हूँ। भोजपुरी बढ़िया भोजपुरी बोल भी लेते हैं। मैं एकदम ठेठ भोजपुरी बोलता हूँ। बढ़िया भोजपुरी बोल नहीं हुआ एकदम बहुत बढ़िया बोले नहीं। हमारा तो मौका चाहे खाली भोजपुरी बोले के, हम तो जहाँ जैसे निकलब तो भोजपुरी बोलो। हिंदी लोग हमारे से मिलकर सोचेला कि IPS अधिकारी हमें कैसे हिंदी बोला, हम भोजपुरी बोले नहीं। हाँ, तो अपने जगह पे अब क्योंकि आप एक नेशनल चैनल के साथ है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ कि सबको मेरी बात समझ में आए क्लियरली। वैसे भोजपुरी भी बहुत अच्छी मीठी भाषा है, सबको समझ में आ जाएगी। जिसके पास ज्यादा भाषाओं का ज्ञान होता है उतना ताकतवर भी होता है आज के समय में। ये भी है हाँ। तो थैंकफुली क्योंकि मेरे जॉब प्रोफाइल ऐसा रहा, तो एटलीस्ट मैं 6-7 लैंग्वेजेस तो अच्छा फ्लुएंटली बोल लिख पढ़ पाता हूँ। ये चीजें हैं। तो एनीवेज, मैं ये जो कह रहा था आपको, आर्ट एंड कल्चर पे हमें इस एरिया का काम करना है। चैता, फगुआ, कितने तरह के यहाँ पे सिंगिंग, मतलब वोकल आर्ट्स हैं, इवन आप परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं। यहाँ पे देखिए, लोगों को, हमारी बिटियाओं को देखेंगे ना आप, तो उनको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हैंडीक्राफ्ट काम देते हैं। अरे उसमें छुपी मेरी फैशन डिजाइनर्स हैं, उसमें छुपे हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उसमें छुपे हमारे लैंडस्केप डिजाइनर्स हैं। उनको अवसर नहीं मिल रहा, वो अवसर क्रिएट करके दे रहा है मुझे आर्ट एंड कल्चर की जब मैं बात करता हूँ। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेजर इशू जो पैरेलल चलेगा। 2 और पैरेलल चलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी टॉप लेवल ब्रदर। यहाँ से आप, अभी मैं आपके इंटरव्यू के बाद रामगढ़ निकलूंगा, मुझे 2 घंटे वहां लग गए।
ये वहां पहुंचने में इतना 2 घंटे नहीं लगने चाहिए, हार्डली 1 घंटा लगना चाहिए। क्यों? रोड खराब है। आप नेशनल हाईवे पे जब जाते लगता है अरे क्या, जो हर आदमी जो बाहर से बिहार देख के जाता है नेशनल हाईवे से, यार बिहार के रास्ते अच्छे हो गए। आइए हमारे गांव देखिए क्या हालत है। कुछ कुछ जगह पे अच्छा है, गांव की सड़कों पे काम होना बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बड़ी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उस पे देखता हूँ मैं। बाइक पे आप हेलमेट की बात कर रहे हैं, 4-4 बंदे, महिला भी बेचारी बैठती है। मैं तो उनका सल्यूट करता हूँ उन महिलाओं को कि बाइक उछल रहा है, कूद रहा है। मैं डरता हूँ पीछे से देख कर, यार उसको उतार के अपनी गाड़ी में बिठा दो यार, जहाँ पहुंचा रहे पहुंचा दो। मुझे भाई, बट कितने लोगों को मैं अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा? वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजेंडा है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। और जितने भी हमारे HDI इंडेक्सेस हैं, जितने भी हमारे ग्लोबल हो नेशनल, जितने भी हमारे इंडेक्स है जिसपे हम डेवलपमेंट को मापते हैं, उस सारे इंडेक्स के बिंदुओं पे हमारे बक्सर क्षेत्र को, मैं बिहार के लिए सोचूंगा, उसको लाल नहीं रहने देना है। हर सर्वे रिपोर्ट में हमको लास्ट नहीं आना है। तो इन सब चीजों पे काम करेंगे। और एग्रीकल्चर एक पैरेलल मूवमेंट है जिसपे मैं चाहूंगा कि हरित क्रांति, हमारे हम लोगों ने जाके पंजाब को हरा कर दिया, अपनी जगह क्यों नहीं हरा करते? हमारे बेसिक लैंड रिफॉर्म्स के इश्यूज हैं, आप देखिए चकबंदी का इशू है। हमारा 77% ऑफ द पर्सन है जो कि बस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जी रहा है, कि वो सिर्फ जीने के लिए करता है। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इसमें है, एग्रीकल्चर में। तो ऐसे मेरे पास बहुत है, आपके पास वक्त कम है, बहुत कुछ है। नहीं, आपके पास ज्यादा कम है क्योंकि आपको 9:30 बजे जाना भी है। आखिरी सवाल पूछते हैं, बक्सर की बात हो गई है और लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री चुनने का भी चुनाव है, तो हमारे पास कई विकल्प हैं। अभी नरेंद्र मोदी भी हैं, राहुल गांधी की भी लोग बात करते हैं। आपके हिसाब से बेहतर प्रधानमंत्री भारत का कौन हो सकता है? देखिए, मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूँ इस बारे में, है ना। मैं किसी भी मैं पर्सनली कहे तो मैं चाहूंगा कि हर आदमी अपनी बात को रखे, अपनी विजन को रखे, जिस तरह से बाहर की भी कंट्रीज में होता है। देश को सुनने का मौका मिलना चाहिए हर एक को, इंडिपेंडेंटली, और बराबर में सुनने का मौका मिलना चाहिए। देश डिसाइड करे। मैं एक छोटा हूँ, मैं एक विचारधारा से हूँ, मैं अपनी विचारधारा के लोगों को ही प्रमोट करूंगा। मैं तो उनको ही चाहूंगा, मैं जिस विचारधारा से, मैं तो मोदी जी को ही बोलूंगा, है ना, क्योंकि एक विचारधारा है। मैं चाहूंगा कि वो रहे तो भाई मेरी विचारधारा समझेंगे, मेरी बात समझेंगे, तो मैं तो उनको कहूंगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा देश का नागरिक होने के कारण मैं हमेशा चाहूंगा कि सबको बराबर फील्ड मिलना चाहिए अपनी बात को रखने को, समझाने को। और बाय द वे, लोकसभा इलेक्शन प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन नहीं होता है, आपको सांसद चुनने का इलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री चुनने का काम जाके वहां पे होता है। तो इस गलतफहमी में लोगों को भी बहुत बार किया जाता है। तो मैं इस चीज को कहूंगा कि हम देखिए अपनी मेरिट से आगे बढ़े। देश बनाना है ब्रदर, यहाँ पे, है ना। हमें खुद को नहीं बनाना है, हमें पार्टी बनाने नहीं आए, हम देश बनाने आए। तो वो जब बेसिक एजेंडा हमारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर किसी दिन ना, तो बिलीव मी, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। आपने हमें इतना सारा वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी? तमाम सवाल पूछे गए, सबके जवाब दिए। अब इन जवाबों को आप सुनेंगे तो आप इससे कितने संतुष्ट हैं और आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।